जस्टिफाई द प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम इन सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो देखो, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या सेम होती है, प्रॉपर्टीज सेम होती है। इलेक्ट तो उसने बोला है कि इनको सेम ग्रुप में क्यों रखा गया है, और आपको तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइड्राइड फॉर्मेशन। मेनली तो एक जगह रखने का कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होता है ना। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इज NS2NP4। सबकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखो, आप लोग मुझे लिखवा देना इधर पीरियोडिक टेबल देख के, ये रहा पीरियोडिक टेबल। देखो, ऑक्सीजन का लिखेंगे पहले। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसके पहले नोबल गैस कौन सी आती है, हीलियम। हीलियम 2। तो उसके बाद इस पीरियड में आ गए, ये सेकंड पीरियड है, तो ये 2s है, एस ब्लॉक 2s2। उसके बाद तो 2s2। हाँ, पी में 1 2 3 चौथे नंबर पे है, तो 2p4। ये ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई है ना। उसके बाद सल्फर, एटॉमिक नंबर 16। उसके पहले कौन आता है, नियॉन। नियॉन 10। नियॉन के बाद फिर यहाँ आ जाओगे, थर्ड पीरियड है, ये एस ब्लॉक है, तो 3s2। फोर्थ पे है ना 3p4। सल्फर के बाद सेलोनियम। तो सेलोनियम एटॉमिक नंबर कितना है, 34। इसके पहले आर्गन 18। ये है 4s2। 4s2 के बाद ये 3d सीरीज आ गई, 3d10। 3d10 और फिर 1 2 3 4p4। इसको लिखते हैं 3d10, ऐसे लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं, 3d10 पहले लिखते हैं। 3d10 पहले आ जाएगा, फिर 4s2 आएगा। तो 3d10 4s2 4p6 4। हाँ, गलत कर दिया मैंने, 4p4। फिर क्या है सेलेनियम के बाद, टेलुरियम। क्रिप्टन। तो टेलुरियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 52। 52 क्या होता है, 52 क्रिप्टन। टेलुरियम का एटॉमिक नंबर 52 है। वो तो पता ही। क्रिप्टन का 36। क्रिप्टन 36 36। का आंकड़ा है इसका, क्रिप्टन का। 5s। तो क्रिप्टन के बाद कौन सा पीरियड आ गया, 5s2। ये फिफ्थ पीरियड आ गया ना। तो 5s2, 4d10 ये 4d सीरीज है, 4d10। और 4d 5p4। और फिर 4d10 तक हो गया, चौथे पे 1 2 3 4 5p4 है ना। ये टेलुरियम का हो गया। पोलोनियम का लिखेंगे हम, एटॉमिक नंबर कितना है, 84। 54। जीनन 54। 84 के पहले 54 आता है ना इधर। इसके बाद उसके बाद 6s2, 6s2 सिक्स पीरियड आ गया, 6s2। 5d10 रुको रुको और रुको रुको 6p4। रुको रुको, आराम से देख के करो। 56 के बाद 57 ये आ गया, 58 से लेके 71 तक, ये 4f सीरीज यहाँ आएगा ना। तो 4f14, 4f14। फिर उसके बाद ये 5d10, 5d10, फिर आएगा 6p4। 6p4। तो इसमें देखोगे आउटर मोस्ट शेल में जो है वो S2, आउटर मोस्ट शेल में क्या है, S2p4। S2p4, 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 S2p4। तो इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज NS2NP4, सबका यही है। तो ये सारे ग्रुप 16 में सही, इनकी प्लेसमेंट जस्टिफाइड है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सबकी सेम है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इज NS2NP4। तो यहाँ NS2 और NP4 की फॉर्म में। सब लिखा हुआ है, यहाँ पे सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। हाँ, NS2 और NP4 की फॉर्म में लास्ट में इसकी। फिर इनका ऑक्सीडेशन नंबर अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिलेटेड होता है।
तो पहले तो NH2NP4 है ना, ये NH2NP4, अगर ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो +6 शो करेगा, अगर सिर्फ ये 4 लूज करे तो +4 करेगा, अगर दो गेन कर लेगा तो NP6 हो जाएगा, दो गेन कर ले तो -2 हो जाएगा, और ये +2 भी शो कर सकता है, ये सिर्फ 2 भी लूज कर सकता है, ठीक है। तो -2 +2 +4 +6 इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, +4 और +6 ज्यादा कॉमन है, ठीक है। +2 तब नहीं हो सकता जब 4s2 यूज करते हैं। फिर देखो आगे, द टेंडेंसी टू एग्जिबिट अब हमको इनकी स्टेबिलिटी देखनी है। टेंडेंसी टू एग्जिबिट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ऐड करोगे वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, तो न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इसलिए -2 शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप कम है। प्लस ये फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ये हमने देखा था ना इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जो S2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे बिकम इनर्ट। ये जो 6s2 है, दिस इज डीपली बरीड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। व्हाई इट इज डीपली बरीड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 4f and 5d electrons. Similarly, 5s2 is deeply buried towards the nucleus because of poor shielding of 4d10 electrons. So, but 6s2 is more deeply buried, क्योंकि 4f14 का ज्यादा ही पूरा होता है शील्डिंग, ठीक है ना। तो इसलिए डाउन द ग्रुप ये जो s2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो दिस पेयर बिकम्स इनर्ट। तो अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो +4 ही बचा ना सिर्फ, ठीक है ना। तो +6 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम हो जाएगी, क्योंकि +6 बनाने के लिए आपको 6 के 6 निकालने पड़ेंगे, और ये निकालना नहीं चाहते, समझ में आ गई बात। तो +6 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम हो जाती है, और +4 की बढ़ जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ +4 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर क्या है, -2 ऑक्सीजन जो होता है वो -2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है अपने सारे कंपाउंड्स में, एक्सेप्ट इन इट्स कंपाउंड्स विद फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के तो हमेशा -1 होगा, तो फिर -1 होगा तो ऑक्सीजन को पॉजिटिव जाना पड़ेगा। परऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स में -1 में होता है ऑक्सीजन। सुपर ऑक्साइड में -1/2 में होता है, ओके। फिर हाइड्राइड फॉर्मेशन, जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड बनाते हैं H2E, जैसे H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO, ठीक है ना, ऐसे हाइड्राइड बनाते हैं। देयर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम H2O to H2TE। डाउन द ग्रुप इनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी ना, है कि नहीं। डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो H+ को निकालना आसान है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और क्योंकि डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात। ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर पोजेसेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। दिस कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2S to H2TE। वाटर को छोड़ दें तो बाकी सारे जो हाइड्राइड्स हैं इसके, वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, क्योंकि आप यहाँ से H- बाहर निकाल सकते हो, और नीचे जाने पे क्योंकि बॉन्ड लंबा और H- निकालना आसान होता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, ओके। फिर क्या है, जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप 15 से कम होती है कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में। ऐसा क्यों है, तो ये हम जानते हैं पहले से ही ना, नहीं जानते? देखो, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है, बढ़ती है, कम होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ, तो बढ़ती है ना आयोनाइजेशन एनर्जी।
उस बेसिस पे ग्रुप 16 की ज्यादा होनी चाहिए ग्रुप 15 की? ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी या नाइट्रोजन की? किसकी ज्यादा होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए ऑक्सीजन की, पर नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p3। हाँ, ऑक्सीजन की क्या है? 2s2 2p4। अब ये हाफ फिल्ड है, जब आप नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा? 2s2 2p2। तो आपने उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर दी। आप ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2s2 2p3 वो स्टेबल हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन से निकालना रिलेटिवली आसान है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए ऑक्सीजन की आयोनाइज एनर्जी नाइट्रोजन से कम है। सिमिलरली सल्फर की आयोनाइज एनर्जी फास्फोरस से कम है। सिमिलरली फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन ग्रुप 15 एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड। ठीक है ना बात? क्लियर होगी? देखो, general electronic configuration of group 15 elements is ns2np3. These have half filled p subshell which is a stable configuration. Removal of electron from this half filled subshell is difficult as compared to that from group 16 which has ns2np4 configuration. इसलिए ग्रुप 16 की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है जनरली लोअर होती है ग्रुप 15 से। ओके